देखो बच्चों, आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन चालू कर रहे हैं। और एक्चुअली क्या होता है, अभी अगर हम बात करें छोटी क्लासेस की जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली फोर्स टर्म यूज करते हैं आमतौर पे। फोर्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पुश और पुल होता है जो किसी एक बॉडी को मोशन में ला सकता है या उसकी स्टेट चेंज कर सकता है। देखो बच्चे, 9th क्लास की डेफिनेशन और 11th क्लास की डेफिनेशन में काफी फर्क होता है। अब हम फोर्स को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ अगर हम बात करें फोर्स की, तो हम कहते हैं कि फोर्स एक ऐसी एंटिटी है जो बॉडी के अंदर मोशन और डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकती है। फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन होती है वो हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। बट फिलहाल हमारा जो चैप्टर है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर की एक खास बात है बच्चे, जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं बॉडी रिजिड है। और बच्चा बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है बॉडी से? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। जैसे बच्चे, आमतौर पे क्या हुआ कि एक बैट्समैन क्रिकेट खेल रहा है, तो बैट से जो बॉल पे फोर्स लगाएगा, तो ऐसा नहीं कि बॉल टूट के आधी आधी हो जाए, मतलब रिजिड है, मतलब कि डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो मोशन के साथ साथ कई बार डिफॉर्मेशन भी होती है। बट डिफॉर्मेशन के लिए नया ही चैप्टर है, अलग ही चैप्टर है हमारे पास, जो कि 9th चैप्टर है सॉलिड्स, उसमें हम पढ़ेंगे। बट यहाँ हम जो पढ़ेंगे ये मान के चलेंगे कि डिफॉर्मेशन कुछ नहीं हो रही है बॉडी, सिर्फ क्या है, फोर्स की वजह से मोशन ही मोशन है। क्योंकि फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन भी तो होती है, बट हम इस चैप्टर में मान के चलेंगे फोर्स सिर्फ मोशन क्रिएट कर रहा है। अब मोशन क्रिएट करने का मतलब क्या होता है बच्चे? सीधी सीधी बात है, कोई चीज अगर रेस्ट पे है उस पर फोर्स लगा दो तो मोशन में आ जाएगी, मोशन में है तो फोर्स लगा दो तो रेस्ट पे हो जाएगी। या फिर उसकी स्पीड बढ़ना घटना या उसकी डायरेक्शन चेंज होना, या फिर मोशन का, जैसे मोशन, रेस्ट मोशन, मोशन या फिर मोशन का चेंज हो जाना, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाना, वैल्यू चेंज हो जाना। तो ये कुछ इम्पैक्ट है फोर्स के किसी बॉडी पे, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं। अगर हम बात करें फोर्स की, तो बच्चे हमने छोटी क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि फोर्स की जो यूनिट होती है, SI यूनिट, वो न्यूटन होती है, ठीक है। और ये SI यूनिट होती है, और CG सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो डायन होती है। ये ध्यान रखना चाहिए, वो वाली डायन नहीं, डायन। डायन के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है अच्छे। बट फोर्स की और भी यूनिट होती है, जैसे 1 किलोग्राम फोर्स। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में, जब मैं वेट पढ़ाऊंगा, वेट, तो उसमें आपको बताऊंगा बच्चे, ठीक है। अगर फोर्स की डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन होती है MLT-2, क्योंकि हमने डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ा था। जब हम लोग ये फोर्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे अब इसका डायना डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि जो 11th क्लास है वो काफी अप्लाइड है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में और बातें नहीं करते, हम सीधे सीधे आगे बढ़ जाते हैं। और हम बात करते हैं कि बेसिक फोर्सेस, कुछ बेसिक फोर्सेस की बात करते हैं, जो हमने नोट्स में मेंशन किया है। आपको अभी नोट्स देखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि हम सिर्फ कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पे हैं, तो आपको बस देखते जाना है कि क्या क्या थोड़ी सी कहानी है उसकी फॉर्म में, और आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम कुछ बेसिक फोर्सेस की बात करें तो पहला फोर्स जो हम लेते हैं नाम, वो होता है वेट। क्यों ये एक बेसिक फोर्स है, मतलब रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, और हम बेसिक फोर्स स्टडी क्यों कर रहे हैं? देखो बच्चे, हम जब फोर्स की बात करते हैं तो हम अपने आसपास देखते हैं कि ज्यादातर जो फोर्स एक्सपीरियंस होते हैं हम उसकी बात करते हैं। आमतौर पे हर बंदा, हर बॉडी वेट एक्सपीरियंस करती है। अभी मैंने ये मार्कर लिफ्ट किया हुआ है, इस पे वेट लग रहा है। वेट क्या होता है बच्चे? खैर शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कोई भी एक बॉडी जब अर्थ पे होती है तो अर्थ उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगाती है, फोर्स ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। इसको हम कहते हैं वेट। क्या कहते हैं? वेट। हम किसी पर्सन से पूछते हैं आपका वेट कितना है, वो गलत होता है। आपका मास कितना है? कोई बंदा बताता है मेरा मास 50 किलो है, 60 किलो है, मैं 60 किलो का हो गया, हो गई। मास इज डिफरेंट थिंग। मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, हमारे अंदर कितनी क्वांटिटी भरी हुई है, वो होता है मास। हम कहते हैं वेट, वो गलत चीज है। वेट अलग चीज होती है, मास क्या होता है? अलग चीज होती है। समझे या नहीं समझे?
मास और वेट के डिफरेंसेस की बात करें तो मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मास की यूनिट केजी होती है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है। मास हर जगह सेम रहेगा जब तक आप चेंज नहीं करते तब तक। और वेट जो है प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है क्योंकि नेट फोर्स ऑफ बॉडी चेंज हो सकता है। हम इस फोर्स को बेसिक फोर्स इसलिए कहते हैं कि रियल लाइफ में हम वेट को बहुत देखते हैं, उल्टा हमें अपना वेट भी कई बार सहा नहीं जाता है। कई आंटियां कहती हैं, पूरी पंजाबन खासकर, हमसे तो अपना ही वजन नहीं उठाया जा रहा है। मेरे ऑफिस में एक मैडम है, सतबीर मैडम, कहते हम तो बूढ़े हो गए, उनके 2 महीने रिटायरमेंट बचे, कहते हमारे तो पैर अपना ही वजन नहीं उठा पाते। वजन मतलब एक काइंड ऑफ वजन मतलब वेट। बेसिकली क्या होता है बच्चे, जैसे कि हर बॉडी एम मास की बॉडी है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मास हो गया और एक्सेलरेशन जो लगती है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं वेट के केस में, और यही वेट होता है। वेट इज इक्वल टू mg। जी की वैल्यू 9.8 ले सकते हैं या 10 ले सकते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होगा। ओवरऑल यूनिट न्यूटन हो जाएगी वेट की। तो एक्चुअली क्या है कि जब हम खड़े हैं तो हमारा जो वेट है वो किस पे पड़ता है, हमारे पैरों पे पड़ता है। मान लो ये बच्चा है, ये 60 kg का है, इसके एक अगर दोनों पैर बिल्कुल बराबर रखे हुए इसने, तो एक पैर पे कितना फोर्स पड़ रहा है बताओ? फोर्स ऑन वन लेग 30। कैसे बताना चाहिए? क्या बात कर रहे हो? फोर्स ऑन वन लेग पूछा गया आपसे। इसका टोटल फोर्स एक टांग पे नहीं खड़ा होगा बच्चे, पहले तो फोर्स तो निकालो। क्या हो जाएगा? 60 इंटू 10 ले लो, मान लो 600 न्यूटन का फोर्स है। और अगर दोनों पैरों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक एक पे कितना हुआ? 300 न्यूटन का। आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? 30। आपसे मास नहीं पूछा बच्चे, एक पैर पे कितना मास, आपसे पूछा फोर्स। आप एक चीज हमेशा समझो, एक पैर पे 300 न्यूटन का है, अगर एक पैर पे खड़ा हो जाए ऐसे यूं करके तो एक ही पैर पे सारा आ जाएगा। एक पैर पे खड़ा होना क्यों मुश्किल होता है, दर्द क्यों जाता है? क्योंकि सारा जो लोड है वो एक ही पैर पे आ जाएगा। चारों पैर पे खड़े हो जाओ, हाथ में और वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या ऐसे चलो अच्छी मजाक है, ऐसा मत करना, ठीक है? आगे बढ़े, ठीक है? तो ये वेट हो गए बच्चे। अब हम बात करते हैं जो एक नई यूनिट है जो मैंने आपको बताया था, किलोग्राम फोर्स, उसके बारे में। ये 1 kg फोर्स एक यूनिट है जो कि अभी आपने नहीं पढ़ी होगी, बट होता क्या है 1 kg फोर्स? देखो बच्चे, 1 kg फोर्स मतलब कि 1 किलोग्राम पे जितना फोर्स लगाती है उसे कहते हैं 1 kg फोर्स। तो 1 किलोग्राम पे अर्थ कितना फोर्स लगाती है? जब हम अर्थ की बात करें और वैल्यू एक्यूरेट लें तो मास अगर 1 किलोग्राम लें और जी अगर 9.8 लें तो कितना आ जाएगा? 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर होगा? 9.8 न्यूटन के बराबर। कांटेक्ट फोर्स के अंदर वो सारे फोर्स इंक्लूड होते हैं जब दो बॉडीज के बीच में जब कांटेक्ट हो, उसकी वजह से वो फोर्स अराइज हो, उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। इसके अंदर हम बात करें तो हम किस किस फोर्स को पढ़ सकते हैं? इसके अंदर हम बात करें तो हम आमतौर पे 2 फोर्स को पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा फ्रिक्शन। सर बैटरी का आ गया, ठीक है? अच्छा, ये दोनों फोर्स हम पढ़ते हैं, बैटरी ठीक है? क्या जब आप लोग 9th क्लास में थे तो आप लोगों ने इनके बारे में कुछ पढ़ा होगा। कांटेक्ट फोर्सेस वो होते हैं जिसमें बॉडीज में फिजिकल कांटेक्ट होता है। नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखो बच्चे, आपने शायद एक एग्जांपल पढ़ा होगा, एक बुक है जो कि एक टेबल पे लाई कर रही है, ठीक है? सिर्फ ये नहीं है, मतलब और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे ये एक रिजिड सपोर्ट है। अब क्या है कि ये बुक रेस्ट पे है। देखो बच्चे, रेस्ट पे कोई चीज तभी हो सकती है जब उस पे नेट फोर्स क्या हो? 0। बट क्या अभी इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा? देखो बच्चे, अर्थ पे है तो एक फोर्स तो हमेशा लगता ही रहेगा, ग्रेविटेशन तो लगेगा ही। इस बात में कोई शक है ही नहीं। ग्रेविटेशन फोर्स क्या करने की कोशिश कर रहा है? उस किताबों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जैसे आपको लगता है आपकी किताब है वो ऐसी पड़ी हुई है, वो पड़ी नहीं है, आप उसको खींच रही है अपनी तरफ, बट ग्रेविटी तो खींच रही है उसको अपनी तरफ, वो उसको चाहती है अपनी तरफ लेना, बट आप नहीं चाहते, वो बात अलग है। बट किताब को अर्थ खींच रही है, बट वो कैसे जमीन से जाने से बच रही है, नीचे जाने से बच रही है? क्योंकि जिस सरफेस पर रखी हुई है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसने इसको होल्ड कर रखा है।
अर्थ तो उसको चाहती है कि तोड़ के नीचे ले जाए, बट वो तोड़ के नीचे चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी। पर जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो वुड पे रखी हुई है, तो उस पार्टिकल उसको नीचे जाने से रोक रहे हैं। इसके लिए पार्टिकल को एक अपोजिंग फोर्स देना पड़ रहा है, अपवर्ड, जिसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। पहली चीज ये कि नॉर्मल क्यों, दूसरी चीज ये रिएक्शन क्यों। नॉर्मल इसलिए कि सरफेस 90 डिग्री पे लगती है, 90 डिग्री पे लगती है। और रिएक्शन क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये अपने आप नहीं लगा, पार्टिकल ने या टेबल ने अपने आप फोर्स नहीं लगाया, उसको मजबूरी में लगाना पड़ा। मजबूरी क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं लगाती तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती। बट कभी कभार टेबल हार जाती है। टेबल हार जाती है, मान लो ये बच्चा नैतिक, ये एक चट्टान का पत्थर लाके अपनी टेबल पे रख दिया। इसको कोई नए नए शौक आ जाए, इसने चट्टान का पत्थर ला के रख दिया। अब टेबल कहेगी कि भैया इस बच्चे के आगे मैं हार मान गई, मैं बड़ा ही कोशिश करूंगी, वेट नीचे लग रहा है, मैं नॉर्मल रिएक्शन देने की कोशिश करूंगी, मतलब टेबल के पार्टिकल कोशिश करेंगे कि हम उसको उठा पाए। बट एक लिमिट के बाद वो हद हो जाएगी, कहेगी हमारे बस की नहीं है, और वो क्या हो जाएगी, कहेगी भाई अब तू जा। तो क्या होगा, टेबल टूट जाएगी और बॉडी नीचे चली जाएगी। तो इसका मतलब कि वहां पर मॉलिक्यूल्स जो थे उस बॉडी के, वो सफिशिएंटली पावरफुल नहीं थे नॉर्मल रिएक्शन देने के, वो हार गए। क्योंकि मान लो ये बच्चा बड़ा ऐसा लगता है घूमने फिरने वाला, तो मान लो ये एक दलदली एरिया में चला गया, ऐसे। कौन से एरिया में? स्वैम्पी दलदली एरिया। और मान लो ये डूब रहा है, कह रहा है बचाओ 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 बचाओ। अब बताओ बच्चे, मान लो बताओ बच्चे, दलदली एरिया में डूब क्यों रहे? नॉर्मली तो ये किसी सरफेस पे खड़ा होता है, तो ये नहीं डूबता है, ऐसा क्यों? बच्चे बता सकते हो क्या कारण? एक्चुअली क्या है, देखो बच्चे, जैसे मान लो ये बच्चा अगर आमतौर पे खड़ा हुआ है किसी सरफेस पे, जैसे अभी ये यहाँ खड़ा हुआ है जमीन पर, तो जैसे मान लो बच्चे, एक्चुअली क्या है, इसका वेट है मान लो 60 केजी, मास 60 केजी है, तो वेट कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन हो जाएगा। एक पैर पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 300 न्यूटन, दूसरे पे 300 न्यूटन। तो जमीन भी कितना दे रही होगी, एक पैर पे 300 न्यूटन और दूसरे पैर पे 300 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन दे रही होगी, क्योंकि इसकी वेट को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो नीचे कितना लगा, 600, ऊपर कितना लगा, 600, बात हुई बराबर, ना ऊपर ना नीचे। बट अब क्या हुआ कि दलदली एरिया में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने रिजिड नहीं होते हैं। ये बच्चा वहां पे आ गया, भले ही हल्का है, बट वहां के जो पार्टिकल है उसने हाथ खड़े कर दिए, भाई हम तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं देने वाले, बहुत कम देंगे। तो क्या होगा, इसका फोर्स तो नेट डाउनवर्ड होगा, बट अपवर्ड फोर्स जो स्वैम्पी एरिया उतना नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे पाएगा। वेट और नॉर्मल रिएक्शन को कंपेयर करें तो वेट ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन से, तो इसका मूवमेंट होगा डाउनवर्ड, और ये चिल्लाएगा बचाओ बचाओ। ठीक है अच्छे, समझे या नहीं समझे? हाँ बच्चे, अरे बच्चे दलदली एरिया में स्विमिंग थोड़ी करोगे। देखो बच्चे, अब अगर इस बच्चे को बचना है तो मान लो हमने क्या किया है, इसको इसके फ्रेंड ने आके इसको एक स्टिक दे दी, कुछ डंडी दे दी, और इसको यहाँ से खींचना चालू कर दिया, एक अपवर्ड फोर्स लगाया, और अगर अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो चलो बच्चे, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, और इसको आपको ट्राई करना है। मान लो बच्चे, ये बच्चा है और इसका मास है 60 केजी, ठीक है, और ये एक स्वैम्पी एरिया में आ गया, दलदली एरिया में आ गया। वो जो दलदली एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 400 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन दे पा रहा है। इसकी क्या डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगी, मतलब कितने एक्सेलरेशन से डूबेगा, बताने बच्चे, कितने एक्सेलरेशन से डूबेगा? हाँ, कितने एक्सेलरेशन, कितनी जल्दी डूबेगा ये बताने आपको। तो बच्चे, बच्चा है, इसका मास 60 केजी है, ये स्वैम्पी एरिया में चला गया, तो जो स्वैम्पी एरिया है वो सिर्फ 400 न्यूटन तक का नॉर्मल रिएक्शन दे पा रहा है, और आपको ये बताना है कि कितने डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से वो नीचे डूबेगा, कितनी एक्सेलरेशन उसको नीचे लगेगी, डूबेगा। इस क्वेश्चन का अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है बच्चे, तो हमको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो हम अपनी छोटी सी क्लास में 9th क्लास में यूज करते आ रहे हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस बच्चे पे जो डाउन फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, अगर मास 60 केजी है तो वेट कितना हो जाएगा,
mg, जो कि क्या हो जाएगा 60 इंटू 10, जो कि अगर hg को 10 ले लें तो 600 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा। और अगर स्वैम्पी एरिया नॉर्मल रिएक्शन कितने का दे पा रहा है, स्वैम्पी एरिया नॉर्मल रिएक्शन दे पा रहा है 400 न्यूटन का। नेट फोर्स कितना हुआ बच्चे बताना, नेट फोर्स कितना हुआ और कहाँ हुआ, ऊपर या नीचे? नीचे कितना हुआ 200 न्यूटन। ऊपर लग रहा है 400, नीचे लग रहा है 600, नेट फोर्स हुआ 200। मास कितना है बच्चे का, कितना है 60 इंटू 8, कट जाएगा 20/6 या फिर 10/3। कितने बच्चों का ये आंसर है बताना, किसी का है? आप लोगों ने शायद नेट फोर्स नहीं लिया होगा। हमेशा ध्यान रखना चाहिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं होता है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही फॉर्मूला होता है हमेशा ध्यान। फोर्स हमेशा नेट फोर्स होता है उसमें। जब हम लोग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करते हैं, सारी कहानी नेट फोर्स से एसोसिएटेड होती है। जैसे यहाँ पे देखो बच्चे, अगर इस पे डाउनवर्ड लग रहा है और अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कैंसिल हो रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। जब आप लोग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला यूज करते हो, उसमें फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्या इंपॉर्टेंट होता है? नेट फोर्स। क्या इंपॉर्टेंट होता है? नेट फोर्स। क्योंकि फोर्स लगना एक बड़ी बात नहीं होती है, नेट फोर्स बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मैं हूं अभी भी, मुझ पे भी फोर्स लग रहा है पर मुझ पे कोई एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंकि मुझ पे नेट फोर्स क्या है? 0 है। फोर्स तो लगना बड़ी बेसिक सी चीज होती है। कभी भी फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता, हमेशा कौन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है? नेट फोर्स। समझे या नहीं समझे बच्चे, ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम आगे आते हैं बच्चे। नॉर्मल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, क्या सिर्फ यही नॉर्मल रिएक्शन होता है कि जैसे इस पे बुक रखी हुई है, जमीन दे रही? नहीं। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब कि कोई भी आप फोर्स लगा रहे हो, उसका कोई रिएक्शन फोर्स लग रहा है 90 डिग्री पे लग रहा है, उसको हम कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जैसे मैं दीवार पे मुक्का मारूं तो भी मुझे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। कैसे लगेगा अच्छे? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने दीवार पे मुक्का मारा ऐसे, मान लो बच्चों की लड़ाई हो जाती है, घर में चीजें पटकने लग जाते हैं या फिर कुछ दिलाना हो तो जिद करने लग जाते हैं। इस बच्चे ने खींच के दीवार पे भूसा मार दिया अपने, ठीक है अच्छे, तो भूसा मारेगा तो उसका हाथ टूट जाएगा, क्योंकि ये 100 न्यूटन का अगर फोर्स लगाएगा ऐसे ही, तो क्या आपको लगता है क्या दीवार रिएक्शन नहीं देगी? जब हम लोग दीवार पे मारते हैं तो हम पे भी हाथ पे फोर्स लगता है बच्चे। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि अब यहाँ पे इस बच्चे ने दीवार पे घुसा मारा 100 न्यूटन का, तो दीवार भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी 100 न्यूटन का, तो उसके हाथ पे बहुत चोट आएगी। यहाँ पे भी क्या केस आएगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो सिर्फ ये केस नहीं है, बहुत सारे केसेस में आप देखोगे तो आपको नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलेगा। सिर्फ ये नहीं होता है, सिर्फ किताब का केस ही होता है। और अभी आप क्या पूछे थे बच्चे, कौन डिस्कस करता मुझसे? क्या बोले थे? नहीं मुझसे क्या पूछा था, मैं अभी बता रहा था। हाँ बच्चे देखो बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ इस केस में नहीं है, और भी केस है। जैसे मान लो लैडर है, हमने दीवार पे टिका रखी है यहाँ पर, और ये एक इस सिरे से दीवार पे टिकी हुई है वॉल पे, और एक सिरे से फ्लोर पे टिकी हुई है, फ्लोर एंड वॉल। तो यहाँ पर दोनों जगह पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्योंकि इस लैडर का वेट यहाँ पड़ रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन होता है। जहाँ कहीं फोर्स लग रहा है किसी चीज पर और दूसरी बॉडी उसको रिएक्शन दे रही है 90 डिग्री पे, उसे हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। अगर कोई बॉडी जब ड्रॉप होती है, देखो बच्चे का क्वेश्चन है कि जब कोई बॉडी ड्रॉप होती है तो हमेशा उसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है? नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, ड्रॉप होती है, तो थ्योरेटिकली बॉडी की जो एक्सेलरेशन होती है 9.8 होनी चाहिए, 9.8। बट एक्चुअली क्या होता है, आमतौर पे जब कोई बॉडी नीचे आती है तो उस पर एयर फ्रिक्शन लगने लग जाता है। क्या लगता है? एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स होता है जो कि बॉडी की एक्सेलरेशन को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। इसका मतलब ये जो हम पढ़ते हैं कि अर्थ पे किसी बॉडी की एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये ट्रू है। ये ट्रू है अगर एयर ना हो, वैक्यूम हो। वैक्यूम में किसी चीज को गिराएंगे, जैसे ये मार्कर है, तो ये 9.8 से गिरेगा। बट अगर अभी गिराएंगे तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नहीं गिरेगा। उसका कारण ये है क्योंकि एयर जो होती है, जैसे कोई चीज गिर रही है, बलून है, अब में हवा वाला बलून है, तो क्या 9.8 से नीचे आता है? वो तो बहुत स्लो नीचे आता है, क्योंकि उस पर वेट लग रहा होता है, उस पर एयर फ्रिक्शन लगा रही होती है और भी फोर्स लग रहे होते हैं।
तो कोई बॉडी जब ऊपर से नीचे आती है तो कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, ये सिर्फ अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि सिर्फ अर्थ का फोर्स लग रहा है, जबकि इसके अलावा अर्थ के अलावा उस पर कोई मल्टीपल फोर्सेस लग रहे होते हैं। खैर ये भी अभी हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जल्दी से, तो आपको भी समझ में आ जाएगा इसके बारे में। ठीक है बच्चों, चलो देखो बच्चों, अभी हम नॉर्मल रिएक्शन की तो बात नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली क्या है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ताकि हम नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को थोड़ा अच्छे से समझ लें। खैर ये हम थोड़ा सा अलग टॉपिक में भी डिस्कस कर सकते थे, बट कोई नहीं, चलो बच्चे बीच में ही हम कर रहे हैं क्योंकि हमने नॉर्मल रिएक्शन में एक क्वेश्चन देखा था उसी से रिलेटेड है। इससे मैं इसमें एक दो चीजें और भी बच्चे, जैसे एक्चुअली क्या होता है कि जब हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है तो हमें देखना होता है कि बॉडी में कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं। हाल फिलहाल हमें दिया गया एक बच्चा है जो हीलियम बलून 4 लेके हवा में उड़ गया क्योंकि उसको हवा में उड़ने का बहुत शौक था। बट अब मेरा क्वेश्चन सबसे पहले आपसे ये है कि हीलियम बलून हवा में ऊपर क्यों जाते हैं, किस कारण की वजह से जाते हैं? क्योंकि वो नॉर्मल हवा एयर से हल्के होते हैं। देखो बच्चे, हम एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं फ्लोटिंग, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग का। पानी में कोई चीज थर्मोकोल वगैरह हल्की डालो तो फ्लोट करती है क्योंकि वाटर से हल्की होती है। किसी भी फ्लूइड में कोई एक ऐसी चीज प्लेस करो जो उस फ्लूइड से भी हल्की हो तो वो चीज ऊपर की तरफ जाती है। जैसे कि पानी में थर्मोकोल डालो क्योंकि थर्मोकोल वाटर से हल्का है तो ऊपर जाएगा। ऐसे ही अगर एयर में हीलियम बलून है जो कि एयर से हल्के हैं तो किधर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो पानी में जैसे थर्मोकोल है, ऐसे ही एयर में क्या है, हीलियम बलून है। दोनों के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायंसी। प्रिंसिपल ऑफ बायंसी है फ्लोटिंग प्रिंसिपल। सारी कहानी वहीं पर ही है। अब एक्चुअली क्या होता है कि इसमें होता क्या है कि जो भी चीज किसी फ्लूइड में रखी होती है उस पर एक अपवर्ड, देखो बाइंड प्रिंसिपल क्या होता है, ऑल तो हम फ्लूइड्स में पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर, बट हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, अगर कोई चीज हल्की हो, मतलब कोई भी चीज किसी भी फ्लूइड में हो तो उस पर बाइंड फोर्स लगता है, इसे कहते हैं बाइंड फोर्स। क्या हम पे भी बाइंड फोर्स लग रहा है? अभी बिल्कुल लग रहा है, पर हम हवा में क्यों नहीं उड़ रहे हैं? क्योंकि हमारी ऊपर हमारा वेट ज्यादा है, हमारा बाइंड फोर्स कम है। कोई भी चीज किसी भी फ्लूइड में हो तो फ्लूइड उस पे अपवर्ड फोर्स लगाता है जिसे कहते हैं बाइंड फोर्स। हमारी डेंसिटी ज्यादा है तो हम पे उतना बाइंड फोर्स नहीं लग पा रहा है, कंपैरेटिवली हमारा वेट ज्यादा है। अगर हम अपने ही साइज का कोई हीलियम बलून लें तो उसके वेट के कंपैरिजन में उसके ऊपर जो बाइंड फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, तो हमारा नेट फोर्स डाउनवर्ड हो जाता है, उसका नेट फोर्स अपवर्ड हो जाता है, इसलिए वो हवा में जाने लग जाता है। ठीक है, हम पानी में जाएंगे डूब जाएंगे। कोई थर्मोकोल पानी में जाएगा, वो तैरेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जितना ऊपर तक जा सकता है उतना ऊपर तक जाएगा। तो ये जैसे बायंसी पे है, ये भी बायंसी पे है, तो यहाँ जो 200 न्यूटन के नेट फोर्स मिल रहे हैं इसको, ये बायंसी की वजह से ही मिल रहे हैं। तो यहाँ टोटल फोर्स कितना मिल रहा है 4 में, 2 4 6 8, तो नेट फोर्स ऊपर कितना मिल रहा है बच्चों? 800 न्यूटन। एक मिनट बच्चे, 800 न्यूटन मिल रहा है नेट फोर्स ऊपर। डाउनवर्ड कितना मिल रहा है बच्चे, यहाँ पर बताना, डाउनवर्ड कितना मिल रहा है? मास के 60 kg, तो वेट कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन। नेट फोर्स कितना है और कहाँ पे है, कितना? नेट फोर्स अपवर्ड है 200 न्यूटन। ठीक है, और नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। 200 इज इक्वल टू मास कितना, 60 इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हमारे पास बॉडी पे लगने वाली एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया बच्चे? बट खैर पेपर में बच्चे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने हैं। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स का ये मतलब नहीं होता है कि आप करिकुलम पढ़ रहे हो, उसके अंदर बहुत बेसिक चीजें भी हमको पढ़ना बहुत, ये समझना बहुत जरूरी होता है। समझे बच्चे? जैसे हम कांटेक्ट फोर्सेस की बात करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्सेस में आता है। जब दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होता है तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है ड्यू टू कांटेक्ट। अगर कांटेक्ट नहीं हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो हम अगर बात करें फ्रिक्शन फोर्स की, तो हमने जब फ्रिक्शन फोर्स जब पढ़ा था तो बच्चे ये पढ़ा था कि जैसे कोई बॉडी किसी और दूसरी बॉडी पे स्लाइड करती है, दो बॉडीज के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रिक्शन लगता है। मान लो ये आगे जा रही है, ये फ्लोर है, तो इस बॉडी पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। एक्चुअली क्या है बच्चे, फ्रिक्शन फोर्स ढंग से होता क्या है पहले आप समझना। फ्रिक्शन फोर्स अट्रैक्शन की वजह से अराइज होता है। अट्रैक्शन किसका अट्रैक्शन? इसके मॉलिक्यूल्स का, फ्लोर के मॉलिक्यूल का इस बॉडी की मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन है, जो प्यार है आपसी,
वो कहता है मुझे छोड़ के मत जाओ। हाँ एक्चुअली में यही होता है, आपको लग रहा होगा मजाक करो बट नहीं यही होता है। पर वो कहता कुछ भी नहीं है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। अट्रैक्शन जो होता है ना, अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस बॉडी एंड फ्लोर, इसकी वजह से फ्रिक्शन राइज होता है। लाइफ में बच्चे अगर हम किसी चीज से अट्रैक्शन करते हैं तो हम भी क्या होता है, रजिस्ट हो जाते हैं, यार मैं तो चला जाता बट इसके चक्कर में ये दोस्त है। अब मेरे कॉलेज स्कूल में 2 दोस्त थे, एक को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, उसने कहा नहीं यार मेरा दोस्त इसमें जा रहा है, उसके अट्रैक्शन के चक्कर में, उसके साथ अट्रैक्शन तो नहीं अच्छा, उसकी दोस्ती के चक्कर में वो उसके साथ में कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो अपोज करता है। तो यही है कि वो अपोज क्यों करता है कि वो जुदा ना हो जाए, अलग अलग ना हो जाए। तो अगर ये आगे जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको रोकेगा मतलब क्या करेगा, पीछे जाएगा। मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा तू मेरे साथ ही रही हो, ऐसे। तो ऐसे ये बॉडी आगे जा रही है, इस पे क्या लग रहा है, एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है जिसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। खैर बच्चे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे जब ये चैप्टर को हम ढंग से पढ़ेंगे। फ्रिक्शन के बारे में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ना है, मतलब ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। और अभी तो फिलहाल यही तक सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी हम जब लेंगे तो वो भी बाद में देंगे, ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। नॉर्मलाइजेशन वगैरह में तो खैर इतना कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है। तो अच्छा यहाँ तक हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। फ्रिक्शन में सिर्फ आप ये मत समझना एयर फ्रिक्शन भी लेके चलना है। एयर फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, एयर में कोई बॉडी चलती है तो उसमें भी फ्रिक्शन लगता है। एयर में फ्रिक्शन क्यों लगता है कि एयर, जैसे मैं एयर में भाग रहा हूँ तो मेरे आसपास के मॉलिक्यूल मुझे रोकते हैं, भाई रुक जा मेरे साथ रह, तो उसको कहते हैं हम लोग एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस। एक्चुअली क्या है बच्चे, एयर फ्रिक्शन में जैसे हम कहें एक पेंडुलम है, जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद स्लो हो जाता है, यहाँ पर भी एयर फ्रिक्शन शामिल होता है। समझे बच्चे? ठीक है।